हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबी स्मार्ट स्टूडेंट चैनल। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत में मुगल वंश पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुगल वंश में हमने बाबर को पढ़ा था और हुमायूं को पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ेंगे शेर शाह सूरी को। ठीक है, देखिए हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हमने दिल्ली सल्तनत पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म किया। उसके बाद हमने बहमनी और विजयनगर साम्राज्य को पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं मुगल वंश में, और मुगल वंश में शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे। अगर इसके पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट होके ये आपको आगे समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने हुमायूं को पढ़ा था, तो हुमायूं को जिसने वो भी क्लास देखी होगी उसको ये वाली क्लास पूरी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि शासनकाल उसी के टाइम का ही है। ठीक है, तो शेर शाह और हुमायूं दोनों साथ में हम पढ़ाते, लेकिन पहले हमने हुमायूं को पढ़ा, उसके बाद हम शेर शाह सूरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो शेर शाह सूरी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर शासक था। ठीक है, तो शेर शाह सूरी के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसका मकबरा कहाँ है और इसने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की, कौन से सिक्के चलवाए, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। देखिए, शेर शाह सूरी का शासनकाल आपका 1540 से 1545 तक चलता है। ठीक है, देखिए शेर शाह सूरी का जन्म जो है वो हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर हुआ था 1486 में। ठीक है, ये कहते हैं आपके डॉक्टर के कानून को कहते हैं कि हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार सूरी का जन्म कब हुआ, 1472 में हुआ। तो इनके जन्म के विषय में जो विवाद है, ठीक है, ये दो विवाद है, 1486 में भी है, अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे 1472 में भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में क्या करेंगे, तो ये विवाद है। क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो जन्म आपका या तो ऑप्शन में 1486 रहेगा या 1472 रहेगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इनके जन्म में दो लोगों का मत है। ठीक है, कहा जाता है हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 में हुआ, जबकि परमात्मा शरण के अनुसार जो है शेर शाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ। ठीक है, तो ये दो जन्म को लेकर इनके विवाद है, तो आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए कि कब हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी का ये आपके शेर शाह सूरी है। ठीक है, इनके पिता कौन थे, हसन खां थे, जो बिहार के सासाराम के क्या थे, जमींदार थे। ठीक है, छोटे से जमींदार, ऐसे नॉर्मल इंसान थे, बहुत अमीर नहीं थे। तो क्या होता है, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, कब होती है मृत्यु, 1520 में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो क्योंकि इनके पिता ने दो शादी की थी, तो दो शादी की थी तो इनके 8 लड़के थे। ठीक है, तो 8 लड़के थे, तो जो शासन, ठीक है, जो शासक बनेगा, इसको लेके काफी विवाद चल रहा था इनके घर में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 1520 में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी का मालिक हो गए थे ये, शेर शाह सूरी हो जाते, लेकिन 8 पुत्र थे। शेर शाह सूरी के जो पिता थे हसन खां, इनके 8 पुत्र थे। तो इसी कारण जो पारिवारिक घर में विवाद चल रहा था, तो पारिवारिक विवाद के कारण यह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए ये चले जाते हैं। ठीक है, तो नौकरी करने के लिए ये बिहार के बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि पारिवारिक विवाद था। अब जब 8 पुत्र हैं तो उसमें कुर्सी पे कौन बैठेगा, इसके लिए विवाद तो होगा ही। इसी वजह से ये बिहार के बहार खान लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या था, फरीद था। ठीक है, इनके बचपन का नाम फरीद था। तो अब देखिए, जब ये बहार खान लोहानी के यहाँ जाते हैं तो देखिए, क्योंकि ये इनका नाम, देखिए बचपन में इनका नाम फरीद खान था। ठीक है, उसके बाद अभी देखेंगे इनका नाम शेर खां होगा, उसके बाद भी इनके नाम शेर शाह सूरी होगा। तो कैसे इनके नाम में चेंज हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें आप समझेंगे। तो बचपन का नाम फरीद था, लेकिन ये एक शेर का जो है अकेले वध कर देते हैं, इसी वजह से इनका नाम शेर खां होता है। वही बात देखिए इस पॉइंट में आपको समझ में आएगी। देखिए ये जो सारी बातें लिखी हुई हैं आपको समझने के लिए, ताकि आप नोट्स बना लो, क्योंकि जब नोट्स बनाते हो तो आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा होता है। बार बार आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो बहुत टाइम आपका जाएगा। इसी वजह से आपको चाहिए कि डेली जो क्लास होती है उसकी नोट्स साथ में बनाते चले। इसी वजह से हम सारी इतनी हिस्ट्री लिखते हैं, लिखने का कोई मतलब नहीं है, चीज़ें आपको समझा दी जाए। ठीक है, तो हम समझाते हैं, लेकिन समझाने से ज़्यादा आपको लिखी हुई बातें ज़्यादा समझ में आती हैं, है ना। तो आप नोट्स बना सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। देखिए
फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार में मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक जो आपके थे बहार खां लोहानी, जिसके यहाँ ये गए थे, उसे शेर खां की उपाधि जो है वो प्रदान होती है। ठीक है, तो फरीद, इनके बचपन का नाम फरीद था, उसके बाद शेर खां कैसे हुआ ये आपको पता चला, क्योंकि इन्होंने शेर खां के लिए वध कर दिया था। इसी वजह से इनको बहार खां लोहानी ने शेर खां की उपाधि धारण की। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहार खां लोहानी ने जैसे शेर खां की उपाधि जो धारण की थी शेरशाह सूरी ने, तो किसने किसने उपाधि दी थी इनको? बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक है, शेरशाह सूरी को शेर खां की जो उपाधि मिली है वो बहार खां लोहानी ने दी थी। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का नाम तो आपको कंफर्म याद हो गया होगा, क्योंकि शेर का वध किया था, इसी वजह से इनका नाम शेर खां पड़ा। ठीक है, बहार खां लोहानी ने अपने बेटे जलाल का संरक्षक जो है वो शेर खान को नियुक्त कर दिया। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि शेरशाह सूरी बहुत ही बहादुर व्यक्ति था, इसी वजह से इन्होंने जलाल, अपने बेटे जो बहार खां लोहानी का पुत्र था, इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था शेर खां को। ठीक है, और इनके बचपन का नाम फरीद था, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, शेरशाह सूरी बिलग्राम के युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर ये 67 वर्ष की उम्र में बैठता है। ठीक है, लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण देखिए यहाँ पे ये बात है कि जब शेरशाह सूरी बहार खां लोहानी के रहने लगे तो वहाँ बहार खां लोहानी, क्योंकि वहाँ का शासक था बिहार का, तो जो सरदार थे उन्होंने उनके राजा के कानों में भर दिया कि ये जो शेरशाह सूरी है वो आपकी गद्दी को छीन लेगा, आपका कत्ल करके खुद शासक बन जाएगा यहाँ का। ठीक है, तो सरदारों ने जो है वो राजा के कानों को भरना स्टार्ट कर दिया। तो इसी वजह से बहार खां लोहानी जो है वो शेरशाह सूरी को हटा देते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेरशाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है। इसी वजह से, है ना, क्योंकि ये बहुत बहादुर शासक था। उन्होंने कहा कि शेरशाह सूरी को आप जो है कानों को कान भर दिए राजा के कि आपका जो है कत्ल करके खुद शासक बन जाएगा। इसी वजह से इसको ये है बिहार छोड़ना पड़ता है। और फिर उसके बाद में ये इसी वजह से ये कि फिर कहाँ जाता है? बाबर की सेना में, क्योंकि बाबर का आपने देखिए, इसी वजह से कहते हैं कि पहले की क्लास देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबर का आपने पढ़ा होगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। बाबर का शासन कब से कब तक चला था? 1526 से 30 तक चला था, 4 वर्ष चला था। और आपने 4 इंपॉर्टेंट युद्ध भी पढ़े थे, और उस टाइम जो है चंदेरी का युद्ध आपने पढ़ा होगा बाबर की क्लास में। ठीक है, और यह बाबर की सेना में शामिल होकर चंदेरी के युद्ध में बाबर की तरफ से युद्ध भी करता है। और ये जो शेरशाह सूरी युद्ध किया था वो बाबर के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई थी। ठीक है, तो वो चंदेरी का युद्ध था। जब आप बाबर की क्लास को पढ़ेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, तो पीछे की क्लास को देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए, शेरशाह मुगल सेना में 15 महीने तक वो रहता है बाबर की सेना में। ठीक है, क्योंकि बाबर ने ही मुगल वंश की स्थापना की थी, है ना। तो ये 15 महीने तक जो है वो मुगल सेना में रहता है। इसके दौरान इन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेरशाह सूरी जो है वो सीख गए थे। इन्होंने सैनिक की चालें सीख गए थे, ये तोप खाने का प्रयोग कैसा होता है ना, ये सारी चीज़ें सीख गए थे। अध्ययन किया इन्होंने वहाँ पे रहकर 15 महीने तक रहकर सैनिक चालें, तोप खाने का प्रयोग का अध्ययन किया और अनुभव किया कि यदि प्रयत्न किया जाए तो मुगलों को हराया जा सकता है। ये शेरशाह सूरी ने अनुभव किया, है ना। उसके बाद में, क्योंकि यही तो बाबर का पुत्र कौन होता है? हुमायूं होता है। तो शेरशाह सूरी ने ही तो हुमायूं को भगाया था, है ना, चौसा के युद्ध में हराया था। हुमायूं फंस गया था चौसा के युद्ध में, तो शेरशाह सूरी ने ही हुमायूं को भगाया था। तो बाबर का ही बेटा हुमायूं था। तो इसीलिए देखिए, जब ये सैनिक चालें मुगल सेना में जो 15 महीने तक रहता है, तो उसी दौरान ये सैनिक चालें और तोप खाने का प्रयोग, ये सारी चीज़ें सीख जाता है। और कहता है कि मुगल सेना को हराया जा सकता है अगर कोशिश किया जाए। तो ये बात बाबर को देखिए शक हो गया था। उसके बाद देखिए क्या होता है, कहानी को समझे तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा जाए, क्योंकि चीज़ों को समझना अच्छी समझेंगे तब आप चीज़ों को याद। अब आज ये क्लास ले रहे हैं तो आपको चाहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, 2 दिन बाद भूल जाएंगी। इसका अच्छा तरीका है कि आपका रिवीजन हो। रट्टा मारेंगे तो पूरी हिस्ट्री रट्टा मारेंगे तो रट्टा नहीं मार सकते आप। तो देखिए, बाबर को इस महत्वाकांक्षी अफगान पर संदेह हो गया था, है ना। देखिए, बाबर को संदेह हो गया।
उसने अपने पुत्र हुमायूं को शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी और अंत में शेर खां मुगलों की नौकरी छोड़कर पुनः बिहार के सुल्तान बहार खां लोहानी के पास दोबारा ये जाता है ना, क्योंकि बाबर को शक हो जाता है। तो अपने पुत्र, बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। तो इन्होंने हुमायूं को जो है वो शेर खां से सतर्क रहने की सलाह दी थी। फिर ये मुगलों के यहाँ नौकरी करने के लिए दोबारा जाता है। कौन जाता है? शेर शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह सूरी बहुत ही बहादुर शासक था, तो दोबारा जो है बहार खां लोहानी अपने पास इसको रख लेते हैं। तो 1528 में बहार खां लोहानी की जो है वो मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। देखिए, बहार खां लोहानी की 1528 में जब मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो पत्नी थी वो दूदू थी, दूदू उनका नाम था। तो ये शेर शाह सूरी क्या करते हैं, शेर शाह सूरी जो बहार खां लोहानी की पत्नी थी दूदू से विवाह कर लेते हैं, है ना। और जो इनका जलाल पुत्र था वो अभी 12 वर्ष की आयु में था, तो वो अभी शासक नहीं बन सकता, है ना। तो जलाल तो शासक बना नहीं, तो जब बहार खां लोहानी की पत्नी से विवाह ही कर लिया तो शेर शाह सूरी तो शासक बनेंगे ही ना। तो वही बात है। तो बहार खां लोहानी की मृत्यु हो गई। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन जाता है। तो जब शेर शाह सूरी उनकी बहार खां लोहानी की पत्नी से विवाह कर लेता है तो इसी कारण जलाल जो है वो बिहार छोड़ के चला जाता है। देखिए, शेर खां के बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में पूछा जाता ही है कि हजरत आला की उपाधि किसने धारण की थी? तो शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए 1530 में इसने चुनार के किले ताज की विधवा, ठीक है, लॉर्ड मल्लिका से भी विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार ये कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुनार का प्रथम किला। तो उस ताज खां की विधवा लॉर्ड मल्लिका से विवाह करते हैं कौन? शेर शाह सूरी। ठीक है। इसके आगे देखिए चुनार का प्रथम घेरा होता है 1532 में। तो लॉर्ड मल्लिका से विवाह करने के बाद देखिए चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था, क्योंकि पत्नी से विवाह करके चुनार का घेरा जो है वो शेर खां के ही अधीन था। तो हुमायूं ने 4 महीने तक, जब देखिए क्योंकि हुमायूं का शासन काल उस टाइम चल रहा था, अगर आपने हुमायूं का पढ़ा होगा तो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो उस टाइम जो है वो हुमायूं का टाइम जो है वो चल रहा था। तब हुमायूं ने कहा कि शेर शाह सूरी ने जो है वो बंगाल भी जीत लिया, है ना, बिहार जीत लिया। तो इन्होंने कहा कि फिर चुनार के घेरे के पास हुमायूं ने 4 महीने तक किले को जो है वो घेरे रखा, लेकिन जीत नहीं पाया। कौन? हुमायूं, लेकिन जीत नहीं पाया। बाद में जीता है 1537 में। 1537 में चुनार का घेरा जो है वो द्वितीय घेरा होता है, वो जीत जाता है, हुमायूं जीतता है। लेकिन 1532 में 4 महीने में किले को घेरे रखता है। तो शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में क्यों नहीं रहता है? क्योंकि क्या होता है कि जब ये हुमायूं किले को चारों तरफ से जब घेर लेता है हुमायूं, तो जो राशन पानी वगैरह होता है तो वो किले के अंदर जाता नहीं है, 4 महीने तक घेरे रखता है। तो इसी वजह से इसको क्या करनी पड़ती है? हुमायूं के साथ संधि करनी पड़ती है ना। तो 1532 में इसने हुमायूं के साथ संधि की। किसने? शेर शाह सूरी ने। ठीक है। उसके बाद 1537 में जो है वो हुमायूं जो है वो चुनार का किला जीत लेता है। जब चुनार का किला जीत लेता है हुमायूं, बंगाल जीत लेता है, उसके बाद देखिए जब हुमायूं आता है, यहाँ देखिए फिगर में आपको एक फिगर के माध्यम से फिगर नीचे लगा पड़ा है। देखिए जब हुमायूं जो है ये बंगाल जीत लेता है, उसके बाद जब ये आता है दिल्ली की तरफ, जब ये आता है, क्योंकि देखिए बंगाल यहाँ पे है, तो जब ये बंगाल जीत लेता है और दिल्ली की तरफ यहाँ आता है तो रास्ते में क्या होता है? चौसा का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? क्योंकि चौसा का युद्ध होगा शेर शाह सूरी के बीच में, तो ये युद्ध होगा, वही हम पढ़ेंगे। इसके बाद चौसा का युद्ध होता है, चौसा का युद्ध 1539 में। ये देखिए चौसा का युद्ध होता है, क्योंकि बंगाल जीत के आ रहा था तो शेर शाह सूरी ने कहा कि अब इसके बीच, क्योंकि शेर शाह सूरी वो बिहार का था, है ना, पटना का, तो वहाँ बाढ़ का टाइम उस टाइम चल रहा था, मानसून का टाइम। तो शेर शाह सूरी जो है बाढ़ वगैरह में युद्ध कर लेता है, और जो ये हुमायूं था ये तो युद्ध कर नहीं पाता, क्योंकि ये कहाँ से आया था? हुमायूं। अगर आपने हुमायूं की क्लास ली होगी तो कमेंट में बताइएगा हुमायूं कहाँ से आया था। ठीक है। फिर देखिए, फिर 26 जून 1539 को हुमायूं एवं शेर खां की सेना के मध्य गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित चौसा नामक स्थान पर संघर्ष
हुआ। आपने फिगर में देखा चौसा, तो वही चौसा का युद्ध होता है, वही चौसा नामक स्थान पर, इसीलिए इसका नाम चौसा का युद्ध होता है। कब होता है? 1539 में होता है। ठीक है, तो यह युद्ध हुमायूं अपनी कुछ गलतियों के कारण हार गया। संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं मुगल सेना का ही तो था, तो मुगल सेना की काफी तबाही इसलिए हुई क्योंकि हुमायूं जो है वो बाढ़ वगैरह में युद्ध नहीं कर पाता, और ये शेर शाह सूरी वहीं का था, है ना। इसको पानी वगैरह में खूब, बहादुर तो शासक था ही, पानी वगैरह में खूब युद्ध कर लेता है। इसी वजह से कुछ गलतियों के कारण जो है वो हुमायूं जो है हार जाता है। ठीक है, चौसा के युद्ध में संघर्ष में मुगल सेना की काफी तबाही हुई। हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र से भागकर, एक भिस्ती था, उन्होंने जो है, ये हुमायूं जो है वो डूब रहे थे, तो भिस्ती जो था उसी का सहारा लेकर, भिस्ती ने ही, क्योंकि भिस्ती ने सोचा कि कोई है जो पानी में डूब रहा है, तो भिस्ती ने उसकी जान बचाई थी। किसी तरह गंगा नदी पार कर कर अपनी जान कौन बचाई? हुमायूं ने अपनी जान बचाई थी। कौन मदद किया था? भिस्ती ने। ठीक है, चौसा के युद्ध में सफल होने के बाद शेरशाह ने अपने को क्या नाम दिया? शेर शाह दिया। ठीक है, शेर शाह सूरी की उपाधि से सुसज्जित किया। तो देखिए, शेर शाह सूरी जो है, इनके बचपन का नाम फरीद था, फिर इसने शेर का वध किया अकेले, तो इसका नाम शेर खां हुआ। उसके बाद चौसा के युद्ध को जो ये जीत लेता है, तो राज्याभिषेक के समय अपने को किसके नाम से उपाधि धारण की? शेर शाह के नाम से उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपको समझ में आया। चौसा का युद्ध आपने हुमायूं के टाइम पे भी पढ़ा होगा, हमने भी हुमायूं को जब पढ़ाया था तब बताया था, क्योंकि वो टाइम हुमायूं का भी चल रहा था शासनकाल, तो हमने उसमें भी पढ़ा था। अब देखिए, उसके बाद बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई होती है। तो बिलग्राम कन्नौज की लड़ाई सेम ही है, अलग अलग दोनों नहीं है। ये कब होता है? 17 मई 1540 में होता है। इसमें देखिए हुमायूं जो है वो पराजित हो जाता है। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं जो है वो पराजित हो जाता है। युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया। हुमायूं को हराने के बाद उसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ठीक है, तो कन्नौज और बिलग्राम की जो लड़ाई होती है, इसके बाद जो है ये शेर शाह सूरी इसमें जीत जाता है और दिल्ली और आगरा पर इसका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। ठीक है, अब मालवा, इसके बाद ये मालवा विजय देखिए कैसे होता है। मालवा पर भी विजय कर लेता है कौन? शेर शाह सूरी। इस समय यहाँ का जो शासक था वो कौन था? मल्लू खां, जिसे कादिर शाह के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया, क्योंकि शेर शाह सूरी जो है वो बहुत ही बहादुर शासक था और मालवा राज्य शेर शाह को सौंप दिया। ठीक है, कादिर शाह ने खुद जो है वो शेर शाह सूरी को जो है मालवा वो सौंप दिया, तो मालवा पर भी इसका अधिकार हो गया, विजय हो गया। कब? 1542 में। उसके बाद आप पढ़ेंगे रायसेन विजय। तो ये रायसेन विजय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? ये देखिए, कहानी समझिएगा आप। रायसेन विजय 1543 में। ठीक है, यहाँ का राजा कौन था? पूरन मेल था। ठीक है, रायसेन का राजा कौन था? पूरन मेल था। शेरशाह ने रायसेन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से जीता, जो इसके जीवन में कलंक था। कलंक कैसे था? देखिए, क्योंकि पूरन मेल ये भी बहुत ही बहादुर शासक था और शेर शाह सूरी भी आपके बहादुर शासक थे, तो दोनों ने, तो पूरन मेल ने जो है वो संधि नहीं की, लेकिन शेर शाह जो है वो ये धोखे से जीत जाता है। कैसे? क्योंकि ये शेर शाह सूरी जो है वो पूरन मेल से कहता है कि मैं जो है आक्रमण वगैरह कुछ नहीं करूंगा, ठीक है, तोप वगैरह कुछ नहीं चलाऊंगा, आप जो है ये मुझे जो पैसा वगैरह है आपका और ये महल वगैरह मुझे दे दीजिए, मैं कुछ किसी को मारूंगा नहीं, ना ही गोली वगैरह, कुछ युद्ध वगैरह कुछ नहीं होगा। ठीक है, शेर शाह सूरी ने पूरन मेल से कहा। उसने जो है कुरान शरीफ में, शेर शाह सूरी ने कुरान पे हाथ रख के ये कहा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, युद्ध वगैरह कुछ नहीं करूंगा, सैनिक वगैरह कुछ भी नहीं होगा, आप केवल मुझे ये पैसे आपके पास जितने भी वो दे दीजिए। कुरान पे कसम रख के इन्होंने ये कहा था शेर शाह सूरी ने। लेकिन बाद में पलट जाता है और रात के टाइम पे क्या करता है? आक्रमण कर देता है पूरन मेल पे, और जो तंबू वगैरह वहां का होता है उस पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद जो धन जितना सारा रहता है सब लूट के लेके चला जाता है। ये धोखा किया ना, क्योंकि पहले शेर शाह सूरी ने कुरान पे हाथ रख के कसम खाई, उसके बाद में धोखा कर लिया। तो इसी वजह से कहा जाता है रायसेन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से जीता, जो इसके जीवन में कलंक था। तो कलंक अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी विजय जो थी? वो रायसेन का विजय था, जो इसके लिए कलंक था। ठीक है, धोखे से जीता इसने।
उसके बाद ये मारवाड़ विजय भी ये करता है। कब? यहाँ का शासक, मारवाड़ का शासक कौन था? मालदेव था। ये इसके लिए भारी पड़ जाता है। जैसे हुमायूं के लिए चौसा का युद्ध भारी पड़ गया था, वैसे शेरशाह सूरी को जो है वो मारवाड़ विजय बहुत ही भारी पड़ जाता है, क्योंकि मालदेव जो है ये भी बहुत बहादुर, बहुत काफी ज्यादा बहादुर था। मालदेव यहाँ का शासक मारवाड़ का, यह राजपूत के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा, किसने कहा? शेरशाह सूरी ने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। क्योंकि यहाँ जो है राजस्थान, मारवाड़, क्योंकि यहाँ जो है रेगिस्तान वगैरह थे, तो यहाँ कुछ था नहीं, बाजरा ही केवल, क्या करें, बाजरा छपाए वहाँ पे शेरशाह सूरी। तो यहाँ का युद्ध जो है इसका काफ़ी नुकसान हुआ शेरशाह सूरी का। तो इसी वजह से इसने कहा कि मैं मारवाड़ के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो चुका, क्योंकि वहाँ जो है बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली थे। कौन? मालदेव। तो मारवाड़ जो है इसके लिए, जैसे हुमायूं ने चौसा का युद्ध में उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ गया था, इसलिए यहाँ जो है शेरशाह सूरी को जो है वो मारवाड़ विजय काफ़ी भारी पड़ गया, तो काफ़ी नुकसान इसका हुआ शेरशाह सूरी का। तो इसीलिए इसने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। अगर मारवाड़ पर विजय ये ना करता, मारवाड़ नहीं जाता विजय करने, तो ये शायद आधा हिंदुस्तान जीत लेता। कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कब होता है आपका कालिंजर अभियान होता है 1544 में। इसी अभियान में क्या होता है? शेरशाह सूरी की जो है वो मृत्यु हो जाती है। कैसे होती है? देखिए, यहाँ का शासक कीर्ति सिंह था। देखिए, यहाँ का शासक कीर्ति सिंह था। कालिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को जीत नहीं सका, तब शेरशाह ने 1545 में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। युद्ध में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु कैसे होती है? देखिए, 7 महीने तक जो है वो किले को घेरे रखा। उसके बाद में क्या किया? 1545 में कहा कि जो किले की दीवार है इसको बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। तो जो गोला, जो तोपें वगैरह चल रही थी, तो शेरशाह सूरी वगैरह किले के बाहर थे, और जो किला था उस पे तोप चल रही थी, तो उसका एक जो तोप चल रही थी, तो उसका जो गोला होता है, वो एक गोला जो है वो फटता नहीं है। क्या होता है? वो वापस बाहर की तरफ आता है। तो शेरशाह सूरी जो ढेर सारा सामान, अपना बारूद, गोला वगैरह बाहर रखे हुए थे, तो वो तोप जो है आकर गोले बारूद पे आके पड़ती है, तो क्या हो जाता है? पूरा ब्लास्ट हो जाता है। उसी वजह से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, और बहुत ज़्यादा घायल बुरी तरीके से शेरशाह सूरी हो जाते हैं, और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है। गोला बारूद चल रहा था, गोला बारूद बाहर भी रखा हुआ था, तो तोप जो है वो किले पे जाके लगता है, लेकिन वो फटता नहीं है, वापस रिटर्न हो जाता है, और जो बाहर रखा हुआ था गोला बारूद उसी पे आके फट जाता है, और शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। तो समझ में आई शेरशाह सूरी की कैसे मृत्यु हुई? अब देखिए, शेरशाह सूरी जो है अपनी मृत्यु से पहले अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी अपनी मृत्यु के पहले ही आदिल खां को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, परंतु 3 दिन बाद अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र कौन था? जलाल खां, इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठा। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद फिर क्या? फिरोज गद्दी पर बैठता है। इस्लाम शाह क्योंकि बहुत ही ये बहादुर शासक था, तो इसके टाइम पे हुमायूं ने आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हुमायूं को देखिए शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। शेरशाह सूरी मरा नहीं था चौसा के युद्ध में, वो किसी तरह बच के भाग गया था, है ना? तो भाग गया था, उसके बाद बीच में कहीं आक्रमण नहीं किया। फिर जो है ये देख रहा था, क्योंकि इस्लाम शाह बहुत ही बहादुर शासक था, तो हुमायूं इसके टाइम पे नहीं आया। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद जो है वो हुमायूं के शासन टाइम में पड़ा होगा, सरहिंद का युद्ध होता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, तो ये युद्ध जो है बाद में कौन जीतता है? हुमायूं जीत जाता है। अब देखिए शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, ये शेरशाह सूरी का मकबरा है। तो राजा वगैरह जब मरते हैं तो उनका क्या बनता है? मकबरा बनता है। तो ये आपका साधु जब सूफी संत वगैरह मरते हैं तो उनके लिए क्या बनती है? मजार बनती है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है, कभी बिहार जाना सासाराम में तो घूमना। सरहिंद का युद्ध होता है, इसमें जो है हुमायूं जीतता है ना, बाद में होता है, क्योंकि
शेरशाह सूरी की तो मृत्यु हो गई। सरहिंद युद्ध 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। अफगानों की जो है वो पराजय हो जाती है। दिल्ली के तख्त पर हुमायूं को बैठने का सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। शेरशाह सूरी ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप कराई। ठीक है। रोहतास किला, किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है। रोहतास किला, ये रोहतास बिहार के रोहतास में है, सासाराम में। ठीक है, अभी भी है। और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया और शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जीटी रोड। ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड। ठीक है, जीटी रोड, तो शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया था। और इसने सिक्के भी चलवाए थे, 3 सिक्के चलवाए थे शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा चलाए गए सिक्के, सोने का सिक्का था कौन? अशरफी, और चांदी का रुपया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रुपया जो है वो पहले, रुपया सबसे पहले किसने चलवाया? शेरशाह सूरी ने ही रुपया चलवाया था। तो जो वो रुपया था वो किसका था? वो चांदी का था। और दाम था वो था तांबा का। ये था अमीरों के लिए, ये था मीडियम, और ये था गरीब लोगों के लिए, है ना। तो ये बहुत कम चलता था सोना, और ये चांदी चलता था आपका मीडियम लोगों के लिए, और ये गरीब लोगों के लिए था दाम। जैसे अभी आपके अभी चल रहा है ना, अभी भी रुपया चल रहा है, वैसे ये रुपया जो था उस टाइम में वो चांदी का था, और ये अशरफी जो था वो सोने का था, और ये दाम जो चलता था गरीबों के लिए ये तांबे का था। तो शेरशाह सूरी द्वारा ये 3 सिक्के चलवाए गए थे। क्वेश्चन भी आपसे एक बार पूछा हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए कि जो चांदी का सिक्का था वो किसका था? वो रुपया का था। टका, टंका, रुपया, दिनार, मोहर। तो ये बात आपको पता होगी, तो आंसर आप कौन सा करेंगे? रुपया। तो चांदी का जो था वो रुपया था, ये आपने अभी पढ़ा ना। जो चांदी का था वो रुपया है, और जो सोने का था वो अशरफी था, और जो तांबे का था वो दाम था। ये है इंडिया मैप, आप समझ सकते हो। यहाँ पे चौसा कहाँ है, बिहार कहाँ है, बंगाल कहाँ है। आप अगर आप नहीं जानते हो तो ये मैप को ध्यान से देखिएगा, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये था शेरशाह सूरी के बारे में, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो शेरशाह सूरी हमारा खत्म हुआ। तो कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो शेरशाह सूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और नोट्स भी आप जरूर बनाइएगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको ये PDF मिल जाएगी, PDF से आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अकबर को पढ़ेंगे। तो अकबर को हम पढ़ेंगे दूसरी क्लास में। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। अगर आपने इसकी पहले की क्लास नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर, क्योंकि चीज़ें आपको जरूर बेहतर समझ में आएंगी। और चीज़ों को कोशिश करें कि समझें, रट्टा ना मारें। ठीक है, रट्टा रटी हुई चीज़ें काफ़ी टाइम तक आपकी चलेंगी नहीं, ये बात आपको पता होगी।